पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के अपने आवेदन को फिर से जमा करने के लिए और समय मिल गया है। आरबीआई ने पेटीएम के लिए इसे जमा करने की अंतिम तारीख को बढ़ाने का निर्णय लिया है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन ने 26 मार्च को एक रेगुलेटरी फाइलिंग में ये जानकारी दी है। बता दें कि पेमेंट एग्रीगेटर एक सर्विस प्रोवाइडर होता है जो सभी तरह के पेमेंट्स के ऑप्शंस को एक ही जगह पर उपलब्ध कराता है। इसके अलावा एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया है कि केंद्रीय बैंक ने पेटीएम को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में अपना ऑपरेशन जारी रखने की अनुमति भी दी है। 197 कम्युनिकेशन ने फाइलिंग में कहा, आरबीआई के मुताबिक भारत सरकार से अप्रूवल प्राप्त होने पर पेटीएम के पास पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए आवेदन जमा करने के लिए 15 दिन का समय होगा। हालांकि अगर भारत सरकार द्वारा कोई प्रतिकूल निर्णय लिया जाता है तो उसे तुरंत आरबीआई को सूचित किया जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान पेटीएम किसी नए मर्चेंट को शामिल किए बिना मौजूदा पार्टनर्स के लिए अपने ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेशन बिजनेस को बिना किसी ऑनबोर्डिंग के जारी रख सकता है। कंपनी ने दावा किया है कि आरबीआई के इस फैसले से पेटीएम के बिजनेस और रेवेन्यू पर कोई सीधा प्रभाव नहीं होगा। कंपनी ने कहा है कि आरबीआई का ये अपडेट सिर्फ नए ऑनलाइन मर्चेंट्स के ऑनबोर्डिंग के लिए लागू है और हम अपने मौजूदा ऑनलाइन मर्चेंट्स को पेमेंट सर्विसेज देना जारी रख सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन बिजनेस के लिए पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन नए मर्चेंट्स को ऑन बोर्ड करना जारी रख सकती है और उन्हें ऑल इन वन क्यूआर, साउंड बॉक्स, कार्ड मशीन आदि सहित पेमेंट सर्विसेज ऑफर कर सकती है। बता दें, पेमेंट एग्रीगेटर का काम ग्राहकों से सभी पेमेंट विकल्पों से पेमेंट हासिल करना और फिर उसे एक निश्चित समय के भीतर दुकानदारों या ई-कॉमर्स साइट्स को ट्रांसफर करना है। मार्च 2020 में आरबीआई ने जो गाइडलाइंस जारी किए थे उसके मुताबिक सभी पेमेंट एग्रीगेटर को केंद्रीय बैंक से लाइसेंस लेना जरूरी कर दिया गया। अभी तक 185 से ज्यादा फिनटेक कंपनियां और स्टार्टअप ने इसके लिए आवेदन किया है। बिजनेस की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जाइंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और इस करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था वीएस ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो ये कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।